नमस्कार। प्रतिभा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज प्रतिभा क्लासेज के जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से एक छोटा सा टॉपिक छोटे से वीडियो के रूप में लेके आया हूँ मैं। जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में आपने को दिख रहा है कि किस टॉपिक पे या किस पर्टिकुलर ऑर्गन पे अपन बात करने वाले हैं, वो है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। अब पैनक्रियाज या अग्नाशय ही क्यों लिया गया है, क्योंकि ये जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, चाहे वो उसकी एनाटॉमी पढ़े हम या उसकी फिजियोलॉजी पढ़े, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर पैनक्रियाज बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। इसमें एनाटॉमी से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी जो फिजियोलॉजी है उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ज्यादा चांसेस बनते हैं इसकी फिजियोलॉजी से कि इसका काम क्या है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पैनक्रियाज की, अग्नाशय की, जहां से एक क्वेश्चन अपन ये मान के चल सकते हैं कि एग्जाम में पैनक्रियाज से संबंधित पूछा जा सकता है। तो पैनक्रियाज को जैसा कि हमें पता है कि हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, लेकिन कहां पर होता है ये, क्या काम है इसका, तो देखा जाए जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पूरी आहार नाल होती जो मुख गुहा से लेकर ईसोफेगस, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। और कुछ जगहों पर वेरिएशंस आता है, चाहे वो स्टोमक से संबंधित हो, यानी कुछ प्राणी, कुछ जीव जो है वो पेट के आधार पर बटे हुए हैं, जैसे रूमिनेंट्स और नॉन रूमिनेंट्स। और कुछ एक एनिमल्स होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन के आधार पर बटे हुए होते हैं, यानी कि हाइंड गट डाइजेस्टर और फोर गट डाइजेस्टर, जिसमें हाइंड गट डाइजेस्टर में आता है हॉर्स एंड रैबिट। ठीक है, तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो पेट, इंटेस्टाइन, इनका तो रोल होता ही है, मुख गुहा है जहां सलाइवा का सीक्रेशन होता है, इन सब का तो योगदान होता ही है। लेकिन दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जो डाइजेशन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से एक है लीवर यानी यकृत। यकृत का क्या काम होता है? फैट डाइजेशन में, फैट इमल्सिफिकेशन में, या जो मिसल फॉर्मेशन होती है उसके अंदर जो लीवर द्वारा या यकृत द्वारा पित्त रस का निर्माण किया जाता है, वो योगदान देता है। आज हम बात करेंगे दूसरे ऑर्गन की जो पाचन में एक सहायक अंग के तौर पर काम करता है, और दूसरा अंग है पैनक्रियास। एक बात यहां से समझ में आई कि पैनक्रियाज यानी अग्नाशय जो है वो एक प्रकार से पाचन तंत्र का सहायक अंग है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, जैसे जैसे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे हमें समझ में आएगा कि पैनक्रियाज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, चाहे वो अपन पाचन की दृष्टि से देखें या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उसको। तो लोकेशन अपने को समझ में आ गई कि ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। अगर पैनक्रियाज को हम देखें तो ड्यूडिनम जो होता है, छोटी आंत का जो भाग है ड्यूडिनम, पहला भाग, और ड्यूडिनम से पहले आता है स्टोमक, चाहे वो रूमिनेंट्स हो चाहे वो नॉन रूमिनेंट्स हो। छोटी आंत के बाद पेट के बाद जो छोटी आंत का पहला हिस्सा आता है ड्यूडिनम, वहां उसका जो कर्वेचर बनता है उस जगह पर ये पैनक्रियाज जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो बेसिकली पैनक्रियाज को तीन भाग में बांटा हुआ है। ये इसका हेड है जो ब्रॉडर एरिया है, चौड़ा एरिया है। ठीक है, ये हो गई इसकी बॉडी, और लास्ट का जो तिकोना भाग है ये उसका हो गया टेल। तो ये एक प्रकार की लोकेशन है कि उदर गुहा में होगा। छोटी आंत का जो पहला भाग है ड्यूडिनम, उस ड्यूडिनम पर जो कर्वेचर बनता है उसमें ये जुड़ा रहता है, और इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है, हेड, बॉडी और टेल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसकी बनावट, अंदर से किस प्रकार से दिखता है, ये जरूरी है। अगर हम पेनक्रियाज को लें, पेनक्रियाज को अगर हम अंदर से देखें तो दो हिस्से हमें दिखाई देते हैं। एक ये जो छोटे से समूह बना हुआ है, और एक ये वाला जो नली के रूप में बना हुआ है। तो बेसिकली पैनक्रियाज अंदर से दो रूपों में बटा हुआ है। तो एक रूप होता है एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्त्रावी, और एक रूप जो होता है इसका वो होता है एंडोक्राइन यानी अंतःस्त्रावी।
तो हम ये कह सकते हैं कि पैनक्रियाज जो है एक प्रकार की ग्रंथि है, ग्लैंड है, जिसके दो भाग हैं। दो भाग कौन से हैं? एक भाग है आपका एक्सोक्राइन और एक भाग है एंडोक्राइन। अब ग्लैंड्स जो होती हैं, ग्रंथियां जो होती हैं, उनको स्त्रावण के आधार पर बांटा गया है। स्त्रावण का मतलब क्या है? सीक्रेशन, कि वो कहां डालती है। सीक्रेशन यानी जो भी वो चीज बना रही है, उसका उत्पादन जो भी है, वो किसके माध्यम से अलग ऑर्गन तक पहुंचाती है। जैसे हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये किसका उत्पादन करती है? हार्मोन्स का। ठीक है, जिसमें आपका आता है FSH और LH। अब FSH और LH बनते तो पीयूष ग्रंथि के अंदर, लेकिन काम कहां पर करेंगे? ये मादा एनिमल की बात करेंगे, फीमेल एनिमल की बात करेंगे तो ओवरी पर, और मेल एनिमल की बात करेंगे तो टेस्टिस पर। यानी पीयूष ग्रंथि ने जो उत्पाद बनाया, यानी हार्मोन्स, जिसमें मेनली है FSH और LH, काम कहां कर रहे हैं? ओवरी और टेस्टिकल्स पर। अब पीयूष ग्रंथि के पास दो तरीके कि उसका जो उत्पादन है या जो उसका स्त्रावण है वो ओवरी तक या टेस्टिकल्स तक किस प्रकार से भेजे। तो उसके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि वो पीयूष ग्रंथि अपनी एक नली बनाए, डक्ट बनाए, और ब्रेन में जो पीयूष ग्रंथि है, मस्तिष्क गुहा में जो पीयूष ग्रंथि है, वहां से एक नली निकले और ओवरी तक जाए और टेस्टिकल्स तक जाए। दूसरा क्या तरीका होता है इस ग्रंथि के पास कि ये जो उत्पादन बना रही है, FSH है या LH है, उनको रक्त के अंदर डाल दे, ब्लड में डाल दे, क्योंकि ब्लड हमें पता है तरल संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, तो जाहिर सी बात है वो ओवरी पर भी जाएगा और टेस्टिकल्स पर भी जाएगा। तो वे ग्रंथियां जो अपना स्त्रावण ब्लड के अंदर डालती है, रक्त के अंदर डालती है, उन्हें कहा जाता है एंडोक्राइन। क्राइन का मतलब क्या है? स्त्रावण। एंडो का मतलब है अंदर, और अंदर यहां किसके अंदर की बात कर रहे हैं? ब्लड के अंदर की बात कर रहे हैं। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथियां होती है वो होती है एक्सोक्राइन। यानी जब लीवर की अपन बात करते हैं तो लीवर भी एक ग्लैंड है, लीवर भी एक ग्लैंड है, लेकिन लीवर का जो स्त्रावण है, यानी जो उसका पित्तरस है, वो ड्यूडिनम में आता है, छोटी आंत में आता है, लेकिन डक्ट के माध्यम से आता है, उसको बोलते हैं बाइल डक्ट। ठीक है, तो लीवर जो ग्रंथि थी उसने अपना उत्पादन रक्त के अंदर नहीं डाला। किसके डाला? रक्त के अंदर नहीं डाला, रक्त के बाहर डाला। यानी किसके माध्यम से भेजा? डक्ट के माध्यम से भेजा। तो वे ग्रंथियां जो अपना स्त्रावण रक्त के बाहर, रक्त के द्वारा नहीं भेजकर अपनी नली के द्वारा भेजती है, उस प्रकार की ग्रंथियों को कहा जाता है एक्सोक्राइन। एक्सो का मतलब है बाहर और क्राइन का मतलब है स्त्रावण। तो यहाँ एक्सो यानी बाहर की जो बात कर रही है, किसके बाहर की बात कर रहे हैं? ब्लड के बाहर की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अंतःस्त्रावी या एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती है, वे ग्रंथियां जो अपना स्त्रावण रक्त के माध्यम से भेजती है, ब्लड के माध्यम से भेजती है, और दूसरी जो एक्सोक्राइन है वो रक्त से बाहर भेजती है। यानी रक्त के बाहर किस में भेजेगी? वो खुद की डक्ट में भेजती है। यानी जिन ग्रंथियों के पास खुद की डक्ट होती है वो कहलाती है एक्सोक्राइन, और जिनके पास खुद की डक्ट नहीं होती है, यानी वो अपना उत्पादन रक्त के माध्यम से भेजती है, उन्हें कहा जाता है एंडोक्राइन। आज हमने पैनक्रियाज को इसीलिए चूज किया है क्योंकि पैनक्रियाज दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यानी एक समय पर वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी बहिस्त्रावी भी है, और एक समय पर वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पैनक्रियाज जो है एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि। पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पैनक्रियाज या अग्नाशय है क्या? है अग्नाशय? एक्सोक्राइन भी है, बिल्कुल सही है, एंडोक्राइन भी है, बिल्कुल भी सही है। और दूसरा एक वन वर्ड में अपन क्या कह सकते हैं कि पैनक्रियाज जो है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। यानी इसके पास खुद की डक्ट भी है। ये जो हिस्सा है एक्सोक्राइन वाला, ये अपना स्त्रावण इस डक्ट में डाल रहा है, ये डक्ट जाके खुलती है ड्यूडिनम में, इसलिए ये भाग हो गया इसका एक्सोक्राइन। उसी प्रकार ये जो भाग है, देखिए इसकी खुद की कोई डक्ट नहीं है, ना तो इसके पास डक्ट है, तो ये जो बिना डक्ट वाली हिस्सा जो होता है उसका, उसको कहा जाता है एंडोक्राइन भाग।
तो पेनक्रियाज इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि पेनक्रियाज एंडोक्राइन भी है और पेनक्रियाज एक्सोक्राइन भी है, इसीलिए पेनक्रियाज को क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहां से बनता है। अब इनकी बात करें अपन, जैसे ये तो हो गया इसका एक्सोक्राइन भाग, ठीक है। आगे नली वाले को देखिए, एक्सोक्राइन भाग जैसे ही बाहर आया, इसके साथ नली आ गई खुद की। ये नली आकर कहां खुलती है? सीधी ड्यूडिनम में जाके खुलती है। अब एक्सोक्राइन भाग जो है वो क्या, उसके अंदर क्या होता है? ठीक है, डाइजेशन की बात करते हैं अपन। तो डाइजेशन में पेनक्रियाज किस तरह से मदद करता है? तो एक्सोक्राइन जो भाग है बेसिकली वो पाचन में मदद करता है। किस तरह से? एक वो जूस बनाता है, जिस प्रकार से लीवर बाइल जूस बना रहा था, पित्त रस बना रहा था, उसी प्रकार पेनक्रियाज भी अपना एक रस या अपना एक जूस बनाता है, जिसका मतलब एक मिक्स्ड फ्लूइड बनाता है। अब वो फ्लूइड में क्या क्या होता है? सबसे पहले दो ये बेसिकली एंजाइम्स होते जाते हैं इसके अंदर। एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजन और दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। ये दोनों एंजाइम किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का। दूसरा एंजाइम है एमाइलेज, ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, जिसको अपन पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी कहते हैं। और तीसरा है पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। अब ये तीनों एंजाइम्स या चारों एंजाइम्स जो हैं, तीनों प्रकार के, प्रोटीन को पचाने वाले, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले और वसा को पचाने वाले, ये जो तीनों एंजाइम हैं ये कहाँ बन रहे हैं? पेनक्रियाज में बन रहे हैं। पेनक्रियाज के किस भाग में बन रहे हैं? पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन भाग में बन रहे हैं, बहिर्स्त्रावी भाग में बन रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये जो हिस्सा है, ये तीनों जूस, तीनों जो एंजाइम्स है, तीनों प्रकार के एंजाइम है, ये इस डक्ट में डाल देगा। और डक्ट में डालने के बाद ये डक्ट जाकर खुलती है ड्यूडिनम के अंदर। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इसकी डक्ट है, यहाँ पर ब्लड का कोई रोल नहीं है, इसलिए इस भाग को कहा जाता है एक्सोक्राइन। अब ये एंजाइम्स बन तो यहाँ पर रहे हैं, किसमें? पेनक्रियाज में बन रहे हैं, लेकिन काम कहाँ पर करते हैं? ये काम करते हैं ड्यूडिनम के अंदर। अगर फर्स्ट फोटो को अपन देखें कि पेनक्रियाज के अंदर जो तीनों प्रकार के एंजाइम बने और बन के कहां पर खुले? ये ड्यूडिनम में खुलते हैं। और हमें पता है कि वसा का डाइजेशन है या प्रोटीन का डाइजेशन है अमाशय के बाद कहां पर होता है? मेनली छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत के किस हिस्से में होता है? ड्यूडिनम के अंदर होता है, ठीक है। अब ये जो दो एंजाइम्स हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, जिसमें एक आता है आपका ट्रिप्सिनोजन और एक आता है काइमोट्रिप्सिनोजन, ये बेसिकली दोनों इनएक्टिव होते हैं, अक्रियाशील होते हैं। जब वो पेनक्रियाज में बनते हैं तब वो अक्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो पेनक्रियाज में ही क्रियाशील हो गए तो पेनक्रियाज को डैमेज कर सकते हैं, उसकी कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं। तो पेनक्रियाज क्या करती है? इन दोनों एंजाइम्स के ऊपर एक परत बना देती है, या अपन यूं कह सकते हैं कि ये दोनों प्रकार के जो एंजाइम है, स्पेशली ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। फिर ये कहाँ जाते हैं? ड्यूडिनम में। कहां पर जाएंगे? ड्यूडिनम में जाते हैं। और ड्यूडिनम में जैसे ही ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन आते हैं, जो दोनों कैसे हैं? इनएक्टिव है। वहां पर ड्यूडिनम में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंट्रोकाइनेज। ये इन दोनों को एक्टिव कर देता है। क्या कर देगा? ट्रिप्सिनोजन को बदलेगा ट्रिप्सिन में और काइमोट्रिप्सिनोजन को बदलेगा काइमोट्रिप्सिन में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो दोनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं ना, एक आपका काइमोट्रिप्सिनोजन और एक ट्रिप्सिनोजन, पेनक्रियाज में जब बनेंगे ये इनएक्टिव होंगे। फिर ये जाते हैं छोटी आंत में, और छोटी आंत में एंट्रोकाइनेज नामक जो एंजाइम है उसकी उपस्थिति में ये क्रियाशील होते हैं और वहां प्रोटीन का पाचन शुरू करते हैं। उसी प्रकार एमाइलेज और लाइपेज, ये दोनों एक्टिव फॉर्म में होते हैं और पित्त जो ये पैनक्रियाटिक जूस होता है उनके साथ ड्यूडिनम में प्रवेश करेंगे और अपना अपना जो पाचन है, चाहे वो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का हो और लाइपेज फैट का हो। उसके बाद इसके अंदर एक खास बात होती है, वो है बाइकार्बोनेट आयन की। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयन होता है। बाइकार्बोनेट आयन जैसा हम समझ सकते हैं कि पीएच जिसकी ज्यादा हो, एल्कलाइन की तरफ हो। तो क्यों होता है ये? क्योंकि ड्यूडिनम में जो भोजन का पार्ट आ रहा है, काइम जो आ रहा है, वो कहां से आ रहा है? पेट से आ रहा है। पेट में क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब फूड पार्टिकल्स पेट को छोड़कर छोटी आंत के ड्यूडिनम आएंगे तो कुछ हिस्सा HCl का उसके साथ आता है। अम्लता जो होती है उस वक्त वो उसके साथ आती है। तो बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है कि जो अम्लता पेट के साथ उस भोजन में आई है उसको कम करता है, ताकि ये सारे एंजाइम्स अपना काम कर सके, ठीक है।
तो बाइकार्बोनेट आयन क्या कर रहा है कि एसिडिटी को कम कर रहा है, क्योंकि खुद एल्कलाइन है और भोजन जो पेट से ड्यूडेनम में आ रहा है वो एसिडिक होता है। अब एक ड्यूडेनम के अंदर हमने देख लिया कि ड्यूडेनम में एक तो काम क्या हुआ, एंट्रोकाइनेज का काम हुआ। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं एंट्रोकाइनेज कहां से रिलीज होता है, ड्यूडेनम से। क्या करता है ये कि पेनक्रियाज के जो प्रोटीन को डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स है इनएक्टिव, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, उनको ड्यूडेनम में आते ही एक्टिव कर देता है। और एक्टिव फॉर्म क्या कहलाती है, सिंपल सा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। उसके बाद एक हार्मोन रिलीज होता है ड्यूडेनम से, उसे कहते हैं CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन ये भी कहां से रिलीज हो रहा है, ड्यूडेनम से रिलीज हो रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए यहाँ पर ड्यूडेनम के, एक एंजाइम एक हार्मोन। एंजाइम कौन सा है, एंट्रोकाइनेज, और हार्मोन कौन सा है, CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन। ये दो काम करता है बेसिकली। पहला काम क्या करेगा कि ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। गॉल ब्लैडर को, गॉल ब्लैडर क्या है, पित्ताशय, पित्त की थैली, यानी उसके अंदर क्या भरा रहता है, पित्त, बाइल जूस। बाइल जूस किसके काम आता है, वसा के पाचन में। तो पहला काम कोलेसिस्टोकाइनिन का क्या होता है कि गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दूसरा काम क्या होता है कि यही कोलेसिस्टोकाइनिन CCK पैनक्रियाज को भी एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और पैनक्रियाज के अंदर क्या है, पैनक्रियाज के किस भाग को एक्टिवेट करता है, एक्सोक्राइन भाग को। यानी उधर से गॉल ब्लैडर से तो मंगाएगा आपका पित्तरस, और पैनक्रियाज से मंगाएगा पैनक्रियाटिक जूस या पैनक्रियाज का रस, अग्नाशय रस मंगाता है। और ये दोनों तब आते हैं ड्यूडेनम के अंदर। तो इन दोनों का आना, पैनक्रियाज से पैनक्रियाज जूस का आना और गॉल ब्लैडर से पित्त का आना, ये दोनों किस हार्मोन के प्रभाव में होता है, CCK, जो कहां से रिलीज हो रहा है आपका, ड्यूडेनम से। और ये होगा कब, जब ये ऐसा नहीं है कि हर वक्त रिलीज होता रहता। अगर भोजन का पाचन, जो हम खाना खाते हैं, पहले वो पेट में जाता, डाइजेस्ट होता है, तो जैसे ही वो पचा हुआ भोजन पेट से ड्यूडेनम में उतरता है, जैसे ही उस भोजन के साथ फैट आएगा, प्रोटीन आएगा और कार्बोहाइड्रेट आएगा, जैसे ये तीनों तत्व ड्यूडेनम में प्रवेश करते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन एक्टिवेट होता है। अब क्योंकि ड्यूडेनम में ये तीनों तत्व आ चुके हैं, तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है, CCK है, उन चीजों को मंगाएगा जो इनका पाचन करता है। तो हमें पता है इनका पाचन कौन करता है, तो लीवर के संदर्भ में बात करें तो पित्त पाचन करता है वसा का, तो ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा CCK, तो गॉल ब्लैडर से आ गया पित्त। दूसरा काम, इसके अंदर प्रोटीन है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट है, इन तीनों का पाचन और कौन करता है, पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन भाग। तो ये पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन भाग को भी एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन भाग है वो अपना रस कहाँ लाके डाल देता है, ड्यूडेनम में। उसके बाद इन तीनों तत्वों की जो डाइजेशन की शुरुआत है वो ड्यूडेनम में होती है। अभी तक हम ये समझ पाए यहाँ पर कि पैनक्रियाज जो है बेसिकली दो भागों में बटा हुआ है, एक इसका अंतःस्रावी भाग है और एक इसका बहिःस्रावी भाग है। इसी कारण पैनक्रियाज को एक मिश्रित ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड कहता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। दूसरा हम बात करते हैं इसके अंतःस्रावी भाग की, यानी इसके एंडोक्राइन। एंडोक्राइन भाग जो है बेसिकली एक तीन प्रकार की कुछ विशेष कोशिकाएं होती है, तीन विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जो पैनक्रियाज में बीच बीच में देखने को मिलता है। अब ये जो स्त्रावन बनाती है, ये जो भी उत्पादन बनाती है, ये डक्ट के माध्यम से नहीं भेजती है, ये ब्लड के माध्यम से भेजती है। इसलिए ये जो छोटे छोटे समूह बने हुए हैं कोशिकाओं के, इसको ही कहते हैं पैनक्रियाज का एंडोक्राइन भाग या पैनक्रियाज का अंतःस्रावी भाग। अब विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो होती है, ये जैसे एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं, एक समूह हो गया है। ऐसे समूह और होते हैं, जैसे डायग्राम अपने को दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है कि जैसे एक समूह ये हो गया, एक समूह ये। तो ये जो समूह बनता है विशेष प्रकार की कोशिकाओं का, उसी को कहते हैं इसका एंडोक्राइन भाग। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसी एंडोक्राइन भाग का दूसरा नाम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बात है। ये इसका अंतःस्रावी भाग है, यानी विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो हार्मोन बनाता है, उसे कहते हैं एंडोक्राइन भाग। और एंडोक्राइन भाग का ही दूसरा नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये
इन महाशय की देन है। लैंगरहैंस ये एक वैज्ञानिक थे, पॉल लैंगरहैंस, इन्हीं ने इस चीज को खोजा था और इन्हीं के नाम पर इस एंडोक्राइन भाग को नाम दे दिया आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स क्यों बोला है? क्योंकि छोटे छोटे समूह बने हुए हैं, जैसे छोटे छोटे द्वीप बने होते हैं वैसे पैनक्रियाज में छोटे छोटे द्वीप या छोटे छोटे कोशिकाओं के समूह बने होते हैं, इसलिए इसको बोल दिया आइसलेट्स। क्योंकि ये लैंगरहैंस ने खोजे थे इसलिए इनको नाम दे दिया लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। जो डायग्राम हमने लिया था इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। इसमें है ये 3 प्रकार की कोशिकाएं इसी अंतःस्त्रावी भाग के अंदर, या अपन कह सकते हैं कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। अब ये 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी है? सिंपल सा, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा क्या करती है? हार्मोन बनाती है। कौन सा? ग्लूकागॉन हार्मोन। बीटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पैनक्रियाज के अंतःस्त्रावी भाग या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है? तो वो है आपका बीटा कोशिकाएं या बीटा सेल्स। तो ये किसका स्त्रावन करती है? इंसुलिन हार्मोन का। तीसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं डेल्टा, जो किसका स्त्रावन करती है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्रावन। तो ये देखिए, ये जो अंतःस्त्रावी भाग है एंडोक्राइन, या जिसको अपन ने नाम दिया है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये हार्मोन बना रही है, जबकि इसका एक्सोक्राइन भाग था वो या तो एंजाइम्स दे रही थी पाचन के लिए या आयन दे रही थी बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। हार्मोन जो है वो डक्ट से नहीं जाते, वो किससे जाते हैं? ब्लड के माध्यम से जाते हैं, इसलिए इसको कहा अंतःस्त्रावी भाग। अब अल्फा कोशिकाएं जो होती है, 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन देगी? ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या करता है? ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, यानी ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यानी बॉडी में, ब्लड में जब भी ग्लूकोज की कमी होगी तब कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होगा? ग्लूकागॉन। ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन जो संग्रहित होता है लीवर और मसल्स के अंदर, उसको कहेगा कि भाई शरीर के रक्त में ग्लूकोज की कमी है, तो ग्लाइकोजन क्या करेगा? अपने आप को तोड़कर किस में चेंज करेगा? ग्लूकोज के अंदर। ये मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है। यहाँ आपने मतलब कि जैसे ही बॉडी में ब्लड शुगर या जिसको अपन ग्लूकोज कहते हैं उसकी कमी हुई तो ग्लूकागॉन हार्मोन एक्टिवेट होगा और ग्लाइकोजन जो एक स्टोरेज फॉर्म होती है ग्लूकोज की, उसको कन्वर्ट करेगा वापस किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन, जो हमने बहुत बार सुना है। ये क्या करता है? ये 2 काम है इसके बेसिकली। एक तो ये ग्लूकोज का उपापचय बढ़ाता है, यानी ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी ये प्रत्येक कोशिका को इंसुलिन जाके बोलता है। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है शरीर में, उस वक्त इंसुलिन हार्मोन 2 काम करता है। पहला काम क्या करेगा कि बॉडी की जो सेल्स होती है उनको कहेगा कि आप ग्लूकोज का ज्यादा से ज्यादा अपटेक करो, उसको ज्यादा से ज्यादा मेटाबोलाइज करो ताकि ब्लड में शुगर का लेवल कम हो। दूसरा काम क्या करता है? ये इसका उल्टा, यानी ये तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर रहा था और इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को वापस किस में चेंज करवा देगा? ग्लाइकोजन के अंदर, यानी इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। यहां तो ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है और यहां पर लाइसिस हो रहा है। तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, जबकि इंसुलिन इसका उल्टा करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो इंसुलिन का काम आपको समझ में आया? तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज, जिसकी वजह से कहते हैं कि ब्लड शुगर जो है वो लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ेगा और ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में होता है उसको चेंज करवाया जाता है लीवर के द्वारा, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, और सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है ये बेसिकली इन दोनों हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। इंपॉर्टेंट अपने 2 है, अल्फा और बीटा। अगर इसको एक सारणी में समझें तो आज की जो वीडियो की जो इंपॉर्टेंट 3 लाइंस है जो आपको समझना है, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या है कि पैनक्रियाज एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, जिसमें उसका एक्सोक्राइन भाग भी होगा और एंडोक्राइन भाग भी होगा। दूसरा क्या है कि पैनक्रियाज के एंडोक्राइन भाग को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, ये भी याद रखना अपने को, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। तीसरी खास बात क्या है कि एंडोक्राइन भाग में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 प्रकार की कोशिकाएं होंगी, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ग्लूकागॉन। बीटा कौन सा करती है? इंसुलिन। तो आज की वीडियो में पैनक्रियाज के बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन बताइए आपको, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 3 पॉइंट ही है जहां से क्वेश्चन बनते हैं पैनक्रियाज में, लेकिन पूरी
इन 3 पॉइंट्स को याद रखने के लिए जो एक प्रोसेस थी वो अपने यहाँ पर आज लेके आए हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जाते जाते एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं चाहूंगा आप इसको पढ़ें। इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। पढ़ने में बहुत सिंपल है। ये महाशय हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे, राइटर थे, मतलब कह सकते हैं कि अमेरिका के बहुत बड़े इंसान थे, वहां पर इन्फ्लुएंसर थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने कहा कि इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब अगर आप किसी कार्य को करने के लिए योजना नहीं बना रहे हैं, अब हमारे लिए अपनी स्टूडेंट लाइफ में है तो हमारे लिए योजना से मतलब है एग्जाम्स की तैयारी को लेकर। अब वो योजना के हर अलग अलग स्टेप्स होते हैं, बुक्स लेना, टाइम टू टाइम अपडेट रहना और सिलेबस करना, वो सारी योजना के स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम किसी चीज के लिए योजना नहीं बना रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, अगर अपन योजना बनाने में विफल होते हैं तो उसी वक्त हम विफल होने की योजना साथ साथ बना रहे होते हैं। तो एग्जाम्स आपके नजदीक हैं, कभी भी इसकी विज्ञप्ति आ सकती है, तो योजना बनाइए उसके बारे में, सिलेबस कीजिए उसका 1 टाइम 2 टाइम्स जितनी बार हो सके। जैसा कि जीतू जी ने हर वीडियो में बताया कितनी बार आपको जो है उसको सिलेबस को कंप्लीट करना है। बाकी जहाँ तक बात है मोटिवेशन की, मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं आता, ये हमेशा याद रखना। मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं आता, मोटिवेशन हमेशा आपके अंदर से आएगा। 2 लाइन आपने इंटरनेट पे पढ़ ली उससे कभी मोटिवेट नहीं हो गया। 5 मिनट 10 मिनट आपने जिंदगी में कितनी बार ऐसी लाइनें पढ़ी होगी और उसका असर कितनी देर तक रहा होगा आपके। मोटिवेशन हमेशा अंदर से आएगा। जब आप अपने घर की तरफ देखोगे, अपने मदर फादर की तरफ देखोगे, वहां से मोटिवेशन आएगा। बाकी ठीक है, कहीं से भी मोटिवेट लोगों को नुकसान नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो स्टेबल मोटिवेशन है, जो स्थायी कहते हैं ना, जो लंबा समय तक चलने वाला होता है, वो आपके अंदर से ही आएगा। तो आशा करता हूँ आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।